अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया एपिसोड है MCQs इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आज के इस एपिसोड के अंदर जो है हम इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से मुख्तलिफ MCQs जो हैं उनको ज़ेर बहस लाएँगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं इससे क्या मुराद है और उसकी नोयत क्या है। तो कई अहम मामलात के ऊपर बात भी होगी और साथ साथ जो है मुख्तलिफ MCQs जो हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे। आइए इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फर्स्ट MCQ है, हु यूज्ड द टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस इन 1718 फर्स्ट टाइम। देयर आर 3 ऑप्शंस, कार्ल मार्क्स, रूसो, नन ऑफ दीज। तो पहला MCQs है कि 1780 के अंदर जो है सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म जो है वो किसने इस्तेमाल की है। तो 3 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स, रूसो, नन ऑफ दीज। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? तो यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन की जो टर्म है सबसे पहले जर्मी बेंथम ने इस्तेमाल की, जो कि जिसका तल्लुक़ बरतानिया के साथ था। वो एक अंग्रेज़ पॉलिटिकल फ़िलासफ़र था और उसने सबसे पहले जो है इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म इस्तेमाल की थी। तो यहाँ चूँकि उसका ऑप्शन नहीं है तो लिहाजा यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस। नंबर 2 है, एन इंटरनेशनल सिस्टम हैविंग ओनली वन सुपर पावर इज़ कॉल्ड यूनिपोलर सिस्टम, बाईपोलर सिस्टम, मल्टीपोलर सिस्टम। तो हैविंग ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें एक जो है वो सुपर पावर हो, ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें एक सिंगल जो है वो सुपर पावर हो, उस आलमी निज़ाम को क्या कहते हैं? देयर आर 3 ऑप्शंस, यूनिपोलर सिस्टम, बाईपोलर सिस्टम और मल्टीपोलर सिस्टम। तो ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें एक सुपर पावर हो तो उसको जो है वो यूनिपोलर सिस्टम कहा जाता है। तो दुरुस्त ऑप्शन है यूनिपोलर सिस्टम। जबकि ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें 2 सुपर पावर हों उसको बाईपोलर सिस्टम कहते हैं, और जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा जो है सुपर पावर हों उसको मल्टीपोलर सिस्टम जो है कहा जाता है। तो अभी तक जो है दुनिया के अंदर इन तीनों में से 2 निज़ाम कायम हुए हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद से लेकर 1990-91 तक जो है, फ्राम 1945 टू 1991। तो यहाँ पे बाईपोलर सिस्टम था जिसमें USA और USSR जो है उन्होंने 2 सुपर पावर का रोल अदा किया था। और फिर जब 91 के अंदर जो है जो रशिया है, USSR जो है, जब वो इंतशार का शिकार हो गया और उसका ज़वाल आ गया, तो फिर उसके बाद से लेकर अब तक जो है अमेरिका एज ए सिंगल सुपर पावर अपना किरदार जो है अदा कर रहा है। लिहाजा 1990 और 91 के बाद से लेकर आज तक जो है दुनिया के अंदर यूनिपोलर सिस्टम है, क्योंकि इसमें सिर्फ अमेरिका वाहद दुनिया की सुपर पावर के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहा है। नेक्स्ट है, BBC स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बांग्लादेश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो BBC जो है एब्रीवेशन है, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी एब्रीवेशन दुरुस्त है। ब्राज़ील ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बांग्लादेश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो इसका दुरुस्त जवाब है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये बरतानिया की एक न्यूज़ एजेंसी है जिसको दुनिया भर के अंदर जो है उसकी गैर जानबदारी की वजह से जो है बड़ी शोहरत हासिल है। नेक्स्ट है, ओपेक इज़ ए OPEC, ये भी एब्रीवेशन है। ओपेक इज़ ए ऑक्सफोर्ड ऑर्गेनाइजेशन, पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्सीजन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ओपेक जो है वो किस किस्म की या किस नोयत की जो है ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ओपेक? तो वो उसका दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन। तो ओपेक जो है आप ये भी नोट कर लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओपेक मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो ये दरअसल उन ममालिक की बैनुल-अक़वामी तंजीम है जो पेट्रोल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो जहाँ पे पेट्रोल की पैदावार होती है, ऑयल की पैदावार होती है, उन मुल्कों के पर मुश्तमिल जो है ये एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है। और ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। नेक्स्ट है, ए वार बिटवीन फैक्शंस विद इन ए स्टेट इज़ टर्म्ड एज गुरिल्ला वार, टोटल वार और सिविल वार। तो ऐसी जंग जिसमें किसी भी रियासत के अंदर जो मुख्तलिफ उसके जत्थे हैं, मुख्तलिफ फ़िरके हैं या मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं वो आपस में लड़ना शुरू हो जाएं, तो ऐसी वार को क्या कहते हैं? देयर आर 3 ऑप्शंस, गुरिल्ला वार,
टोटल वार, सिविल वार। तो इसका दुरुस्त जवाब है सिविल वार। सिविल वार जो है दरअसल एक ऐसी जंग होती है, ऐसी जो है वो अफरा तफरी का दौर होता है, ऐसी खाना जंगी होती है जिसमें किसी रियासत के मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं वो मजहबी ग्रोह हो सकते हैं, वो सियासी ग्रोह हो सकते हैं, वो लिसानी ग्रोह हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं। तो वो आपस में जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दें, एक दूसरे को जो है ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दें। तो ऐसी जंग जो है उसको सिविल वार का नाम जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है E.H. कार इज़ ऑफन व्यूड एज वन ऑफ द की थ्योरिस्ट। तो E.H. कार जो है इज़ ऑफन व्यूड एज वन ऑफ द की थ्योरिस्ट। तो E.H. कार जो है उसका शुमार किस किस्म के सियासी मुफक्रीन में होता है, या कौन सी मशहूर थ्योरी जो है वो E.H. कार के नाम से मंसूब है? आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, प्लूरलिस्ट। तो इसका दुरुस्त जवाब है रियलिस्ट। तो E.H. कार जो है जो कि एक बरतानवी पॉलिटिकल सियासी मुफक्कर है, तो E.H. कार इज़ ऑफन व्यूड एज वन ऑफ द की रियलिस्ट थ्योरिस्ट। तो उसका ताल्लुक जो है वो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट के साथ है। नेक्स्ट है ए क्रूअल एंड अनजस्ट रूल ऑफ पावर इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, टिरनी। तो एक ऐसा निज़ाम जिसमें जुल्म पर मबनी हो, नाइंसाफ़ी पर मबनी हो, इस्तेहसाल के ऊपर मबनी हो, तो ऐसा आलमी निज़ाम जो है, ऐसा निज़ाम जो है क्या कहलाता है? एक रूरल एंड अनजस्ट रूल ऑफ पावर इज़ कॉल्ड। तो ऐसी ताकत जो जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के ऊपर जो है मबनी हो, जो नाइंसाफ़ी के ज़रिए हुकूमत की जा रही हो, तो ऐसे निज़ाम को क्या कहेंगे, या वो हालत क्या कहलाएगी? डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी और टिरनी। द करेक्ट आंसर इज़ टिरनी। टिरनी जो है बेसिकली एक बिगड़ा हुआ निज़ाम हुकूमत है जिसमें ताकत के ज़ोर पर जुल्म और जबर के ज़रिए जो है हुकूमत की जाती है और रियासती कवानीन को, इंसाफ पसंदी को जो है यकसर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है द एंड ऑफ स्ट्रेंड रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स इज़ कॉल्ड एज कोल्ड वार, डिडेंटे, डेटर। तो द एंड ऑफ स्ट्रेंड रिलेशनशिप अमंग स्टेट्स इज़ कॉल्ड एज, रियासतों के दरमियान जो कशीदा तल्लुकात होते हैं, रियासतों के दरमियान जो कशीदगी होती है या बदइतमादी होती है, उसका ख़ात्मा जो है वो क्या कहलाता है? उसको कोल्ड वार कहते हैं, डिडेंटे कहते हैं, या डेटर कहते हैं। द करेक्ट आंसर इज़ डिडेंटे। द एंड ऑफ स्ट्रेंड रिलेशनशिप अमंग स्टेट्स इज़ कॉल्ड एज डिडेंटे। नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द पावर एंड रूल ऑफ द स्टेट बियॉन्ड इट्स बाउंड्रीज इज़ कॉल्ड। दोबारा देखिएगा, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द पावर एंड रूल ऑफ द स्टेट बियॉन्ड इट्स बाउंड्रीज इज़ कॉल्ड कम्युनिज़म, इम्पीरियलिज़म और फाशिज़म। तो ऐसा निज़ाम जिसमें कोई रियासत जो है वो अपनी हदूद से बाहर जो है अपनी दायरा कार को, अपने इख्तियारात को, अपनी हुकूमत को अपनी हदूद से बाहर तक फैलाना चाहती हो और ऐसी पॉलिसी इख्तियार करना चाहती हो जिससे उसका जो दायरा कार है वो उसकी हदूद से बाहर तक जो है असरअंदाज हो और वो ताकत के ज़रिए दूसरी रियासतों के वसाइल पर कब्ज़ा करने की कोशिश करती है। तो ऐसा निज़ाम जो है या ऐसी पॉलिसी जो है क्या कहलाती है? कम्युनिज़म, इम्पीरियलिज़म या फाशिज़म। तो दुरुस्त जवाब है इम्पीरियलिज़म, साम्राज्यियत। तो इम्पीरियलिज़म से क्या मुराद है? साम्राज्यियत। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द पावर एंड रूल ऑफ द स्टेट बियॉन्ड इट्स बाउंड्रीज इज़ कॉल्ड इम्पीरियलिज़म, जिसको उर्दू ज़बान में साम्राज्यी निज़ाम कहते हैं या साम्राज्यियत कहते हैं। ये दरअसल एक ऐसा निज़ाम है जिसमें एक ताकतवर रियासत है वो कमज़ोर और गरीब रियासतें जो होती हैं, जो बैकवर्ड रियासतें होती हैं, उनका जो है इस्तेहसाल करती हैं, उनके वसाइल के ऊपर कब्ज़ा कर उनके ऊपर हुकूमत कायम कर लेती हैं और इस तरह उनकी जो नाकामियाँ होती हैं या उनकी कमज़ोरियाँ होती हैं उनसे फ़ायदा उठाकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करती हैं। आइडियालॉजी इज़ विच टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। तो आइडियालॉजी जो है वो जो कौमी ताकत है, जो नेशनल पावर है, उसके किस किस्म का एलिमेंट है? टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज़ टेंजिबल। तो मैं आपको बताता चलूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। द फर्स्ट टाइप ऑफ नेशनल पावर इज़ कॉल्ड टेंजिबल एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द नेशनल पावर इज़ कॉल्ड इंटेंजिबल। तो ऐसे रियासत की ताकत के ऐसे अवामल जो मुजस्सम होते हैं, ठोस शक्ल में मौजूद होते हैं, जो फिज़िकली मौजूद होते हैं, उनको टेंजिबल एलिमेंट्स कहा जाता है। और रियासत की ताकत के वो अवामल जो इंटेंजिबल होते हैं, गैर मुजस्सम होते हैं
या ठोस शक्ल में नहीं पाए जाते, जिनका तल्लुक़ नज़रियात के साथ होता है, सोच और फ़िक्र के साथ या सलाहियत के साथ होता है, उनको इंटेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर कहा जाता है। तो आइडियालॉजी जो है ये इंटेंजिबल एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर के तौर पे शुमार होती है। विच टाइप ऑफ डिप्लोमेसी इज़ आल्सो कॉल्ड एज बैक चैनल डिप्लोमेसी। विच टाइप ऑफ डिप्लोमेसी इज़ आल्सो कॉल्ड एज बैक चैनल डिप्लोमेसी। शटल डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। तो सवाल ये है विच टाइप ऑफ डिप्लोमेसी इज़ आल्सो कॉल्ड बैक चैनल डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी की कौन सी किस्म को जो है बैक चैनल डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, तो उसका दुरुस्त जवाब है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी और बैक चैनल डिप्लोमेसी एक ही मफहूम है। इसको प्राइवेट डिप्लोमेसी भी कहा जाता है और इसके मुकाबले में जो है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होती है। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी जो है वो ऑफिशियल लेवल के ऊपर तय पाती है, जबकि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी जो है या बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो जो प्राइवेट एक्टर्स होते हैं उनके ज़रिए जो है तय पाती है। तो जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है उसको बैक चैनल डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द स्किल ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस पीसफुली इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप, डिप्लोमेसी, टिरनी। द स्किल ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस पीसफुली इज़ कॉल्ड, यानी बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात को पुरअमन तरीके से हल करने का जो नाम है क्या कहलाता है? डिक्टेटरशिप उसको कहते हैं, डिप्लोमेसी कहते हैं या फिर टिरनी। द करेक्ट आंसर इज़ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी इज़ द स्किल ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस पीसफुली। तो डिप्लोमेसी जो है दरअसल रियासतों के दरमियान बाहमी तल्लुक़ात को, बाहमी मामलात को या रियासतों के जो बाहमी तनाज़ात और मसाइल होते हैं उनको पुरअमन तरीके से हल करने का नाम है। नेक्स्ट है द जनरल एंड कंटिन्यूइंग एंड्स फॉर विच ए नेशन एक्ट्स आर कॉल्ड डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट। द करेक्ट आंसर इज़ नेशनल इंटरेस्ट, यानी ये नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन भी है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं। द जनरल एंड कंटिन्यूइंग एंड्स फॉर विच ए नेशन एक्ट्स आर कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है विच स्कूल ऑफ थाट डज नॉट बिलीव ऑन पावर पॉलिटिक्स। Which school of thought does not believe on power politics? There are three options: realist school of thought, idealist school of thought, प्लूरलिस्ट स्कूल ऑफ थाट। तो 3 स्कूल ऑफ थाट दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि इन 3 स्कूल ऑफ थाट में से कौन सा जो स्कूल ऑफ थाट है, जो मकतबा फ़िक्र है, वो ताकत की सियासत के ऊपर बिलीव नहीं करता, ताकत की सियासत को दुरुस्त नहीं समझता। विच स्कूल ऑफ थाट डज़ नॉट बिलीव ऑन पावर पॉलिटिक्स? तो दुरुस्त जवाब है आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट। जो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट है या आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट के जो मकतबा फ़िक्र के जो मुफक्रीन हैं उनका नुक्ता नज़र ये है कि रियासतों के दरमियान जो बाहमी तनाज़ात होते हैं, रियासतों के दरमियान जो बाहमी इख्तलाफात होते हैं, जो मसाइल होते हैं या कोई भी उनके मामलात हैं, उनको पुरअमन तरीके से पीसफुली जो है हल करना चाहिए, डायलाग के ज़रिए, नेगोशिएशन के ज़रिए जो है वो हल करना चाहिए और जंग से बचना चाहिए। तो सियासी मुफक्रीन का वो ग्रोह जो रियासतों के दरमियान बाहमी मामलात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहता है, मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहता है, तो उनको आइडियलिस्ट कहा जाता है। और सियासी मुफक्रीन का वो ग्रोह जो पावर पॉलिटिक्स के ऊपर बिलीव करता है, ताकत की सियासत पे बिलीव करता है, जंगों के ऊपर बिलीव करता है, उनको रियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट कहा जाता है। नेक्स्ट है लिबरलिज्म इज़ द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस स्ट्रेसिंग ऑन रूल ऑफ लॉ, मोनार्क, एंटी टेररिज्म। लिबरलिज्म जो है ये किस किस्म की थ्योरी है? इज़ ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रेसिंग ऑन, यानी लिबरलिज्म जो है इंटरनेशनल रिलेशन की एक ऐसी थ्योरी है जो कि ज़ोर देती है किसके ऊपर? रूल ऑफ लॉ के ऊपर, मोनार्की के ऊपर या फिर एंटी टेररिज्म के ऊपर। द करेक्ट आंसर इज़ रूल ऑफ लॉ। लिबरलिज्म जो है दरअसल एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है उसके अंदर पाया जाता है और वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो है वो बात करता है। उसका बुनियादी असूल जो है वो रूल ऑफ लॉ है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल? जापान, फ्रांस, चाइना। तो क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल जो है इंटरनेशनल पुलिस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जापान, फ्रांस एंड चाइना। द करेक्ट आंसर इज़ फ्रांस। तो फ्रांस का जो दारुल-हुकूमत पेरिस है वहाँ पे इंटरनेशनल पोल का हेडक्वार्टर पाया जाता है। इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस। By the end of the 19th century, which country was the biggest colonial power?
तो 19वीं सदी के तक जो है दुनिया की कौन सी रियासत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर थी, साम्राज्यी ताकत थी, 9 आबादियात जो है उसने कायम कर रखी थी। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यूएसए, यूके एंड यूएसएसआर। तो इसका दुरुस्त जवाब है यूके। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, जिसको बरतानिया कहा जाता है। यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूएसएसआर मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो 3 ऑप्शन थे। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी विच कंट्री वाज बिगेस्ट कॉलोनियल पावर। तो इसका दुरुस्त जवाब है यूके यानी बरतानिया। विच वाज द प्रीमियर ऑफ यूएसएसआर एट द टाइम ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन 1962। 1962 के अंदर है जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है उसने जन्म लिया और उससे आलमी सियासत जो है बुरी तरह मुतासर हुई। दुनिया जंग के दहाने के ऊपर जो है खड़ी हो गई थी। तो बताना आपने यह है कि उस वक़्त रशिया जो है उसके प्रीमियर कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो इसका दुरुस्त जवाब है खुर्शीव। पहला ऑप्शन है प्यूटन, दूसरा है गोरबाचूफ और तीसरा है खुर्शीव। तो दुरुस्त जवाब है खुर्शीव। खुर्शीव जो है उस वक़्त जो है बरतानिया जो यूएसएसआर है उसका प्रेसिडेंट था और उसी के दौरे हुकूमत में जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो पैदा हुआ था। नेक्स्ट है द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइंड इन 1618, 1638, 1648। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है जो इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत अहम मौजू है, उसके हवाले से है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया कब साइन हुआ था। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1648 में। दरअसल 1618 के अंदर जो है यूरोप के अंदर एक जंग जारी हुई, जो जंग जो है वो 30 साल तक जारी रही। 1618 में शुरू हुई और फिर 1648 में जो है उसका ख़ात्मा हुआ। और उस जंग के ख़ात्मे के बाद जो है यूरोपीय ममालिक के दरमियान जो है एक ट्रीटी तय पाया जिसे ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया कहा जाता है। जर्मन अटैक्ड ऑन विच कंट्री was the immediate cause of the WW2। WW means World War First, World War Second। तो ये सवाल ये है, German attack on which country was the immediate cause of World War Second। तो किस मुल्क के ऊपर जो है जर्मनी ने हमला किया था जिसकी वजह से दूसरी जंग अज़ीम जो है उसका आगाज़ हुआ था। तो जापान है। ये जापान के स्पेलिंग में थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ है, आप उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। जापान है, फ्रांस है और पोलैंड है। द करेक्ट आंसर इज़ पोलैंड। तो जर्मन अटैक्ड ऑन पोलैंड विच बिकेम द इमीडिएट काज ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड। तो जब जर्मन की तरफ से जो है पोलैंड के ऊपर हमला किया गया था और यहीं से जो है वो दूसरी जंग अज़ीम जो है 1939 में शुरू हुई थी। When did China get back Hong Kong from UK। तो चाइना जो है उसने बरतानिया से जो है हांगकांग कब वापस लिया था। उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1887, 1987, 1997, 2007। द करेक्ट आंसर इज़ 1997। तो 1997 को जो है चाइना ने जो है अब हांगकांग जो है वो बरतानिया से वापस जो है वो लिया था। नेक्स्ट है द कम्युनिस्ट ब्लॉक वाज हेडेड बाय विच कंट्री ड्यूरिंग कोल्ड वार। तो सर्द जंग के दौरान जो है जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद शुरू हुई और उसमें 2 बड़े एक्टर थे, 2 बड़े एक्टर थे, यूएसए और यूएसएसआर। तो सवाल ये है कि ड्यूरिंग द कोल्ड वार जो है द कम्युनिस्ट ब्लॉक वाज हेडेड बाय विच कंट्री ड्यूरिंग कोल्ड वार। तो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो है जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था उसको कौन हेड कर रहा था। तो उसमें 3 ऑप्शन है, यूएसए, चाइना एंड यूएसएसआर। तो इसका दुरुस्त जवाब है यूएसएसआर। तो उस वक्त दुनिया जो है 2 ब्लॉक में तकसीम हो गई थी, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था और दूसरा कैपिटलिस्ट ब्लॉक था। एक सरमायादार रियासतों का ब्लॉक था, एक इश्तराकी रियासतों का ब्लॉक था। तो जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, सरमायादाराना निज़ाम का जो ब्लॉक था उसको अमेरिका जो है वह हेड कर रहा था और जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था उसको रशिया जो है यूएसएसआर जो है वो हेड कर रहा था। द बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस वाज रिटन बाय मार्गन्थ्यू E.H. कार रूसो। पॉलिटिक्स अमंग नेशन वाज रिटन बाय मार्गन्थ्यू। तो ये मार्गन्थ्यू की बहुत मशहूर तसनीफ़ है, लेकिन यहाँ ये भी बात आपने याद रखनी है कि मार्गन्थ्यू का शुमार जो है रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट में होता है और जिसने रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट की वजाहत के लिए अपने मशहूर 6 निकात भी जो हैं पेश किए थे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा सा मामला है। द बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस वाज, ये वाज है और इसमें WAR लिखा हुआ है जो कि गलत है, तो आपने इसको ठीक कर लेना है, वास लिखना है इसको।
तो ये एस है, ठीक हो गया, WAS। चलें, तो द बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस वाज रिटन बाय मार्गन थ्यू। तो ये मार्गन थ्यू की किताब है जो कि जिसका शुमार जो है रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट के अहम मुफक्रीन के अंदर जो है वो होता है। नेक्स्ट है लीग ऑफ नेशन केम इन टू बीइंग ऑन। लीग ऑफ नेशन जो है कब उसका क्याम अमल में लाया गया था? जनवरी 10 1918, जनवरी 10 1920, जनवरी 10 1922। द करेक्ट ऑप्शन इज़ जनवरी 10 1920। तो लीग ऑफ नेशन जो है जब दूसरी जंग अज़ीम का ख़ात्मा हुआ 1914 में, ये जंग अज़ीम शुरू हुई और 1918 में जंग अज़ीम का ख़ात्मा हुआ, और उसके बाद जो है 1919 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया तय पाया, ट्रीटी ऑफ वर्सल्स जो था 1919 में तय पाया, और उसके अगले साल जो है फिर 10 जनवरी 1920 को जो है लीग ऑफ नेशन जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी। लीग ऑफ नेशन के क़याम का बुनियादी मकसद ये था कि दुनिया को दूसरी आलमगीर जंग की तबाहकारियों से बचाया जाए, लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है अपना ये रोल अदा करने में नाकाम रही, और 1939 में दूसरी जंग अज़ीम जो है उसका अगर दोबारा आगाज़ हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अकर्ड इन 1688, 1789, 1917, 1949। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कब रूनुमा हुआ? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दुरुस्त ऑप्शन उसका है 1789। 1789 के अंदर जो है फ्रांस के अंदर जमहूरी इनकलाब जो था वो रूनुमा हुआ था। 1789 में 1789 के अंदर ही जो है US से जो है उसका क़याम अमल में लाया आया था। और ये पहला ऑप्शन जो है 1688 वाला है 1688। तो याद रखिएगा कि 1688 को जो है बरतानिया में इनकलाब रूनुमा हुआ था, जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है, और 1917 को जो है 1917 को जो है रशिया के अंदर जो है इनकलाब रूनुमा हुआ, और जिसको कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कहा जाता है, और 1949 को जो है चाइना के अंदर रेवोल्यूशन आया था, इनकलाब बर्पा हुआ, जिसके नतीजे में चाइना के अंदर जो है कम्युनिस्ट हुकूमत जो थी वो कायम हुई। UNO केम इनटू बीइंग ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है UNO केम इनटू बीइंग ऑन जून 24 1945, अगस्त 24 1945, जनवरी 10 1920 और अक्टूबर 24 1945। तो UNO जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका क़याम जो है 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसका क़याम अमल में लाया गया था। दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के फ़ौरन बाद जो है UNO का क़याम अमल में लाया गया, और UNO के क़याम का भी बुनियादी मकसद ये था कि आइंदा दुनिया को इस तरह की जंगों की तबाहकारियों से जो है बचाया जाए, और अगर रियासतों के दरमियान को ऐसे तनाज़ात पैदा होते हैं तो उसे UNO के प्लेटफार्म से हल करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है बाईपोलर सिस्टम, कोल्ड वार, न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्टार वार आर द फीचर्स ऑफ इंटरवार पीरियड, पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड, एंशियंट ग्रीक इरा। सवाल ये है बाईपोलर सिस्टम, कोल्ड वार, न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्टार वार आर द फीचर्स ऑफ, कि ये जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं जैसा बाईपोलर सिस्टम है, कोल्ड वार है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, स्टार वार है, तो ये किस दौर के जो है खसूसियात हैं, किस दौर के अंदर ये सारी चीज़ें पैदा हुई थी, किस दौर के अंदर बाईपोलर सिस्टम वजूद में आया, कोल्ड वार जो है लड़ी गई, न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनके अंदर बड़ी तेज़ी के साथ जो है डेवलपमेंट होने लगी, स्टार वार जो है दुनिया के अंदर शुरू हो गई थी। तो ये जो दौर है इस दौर क्या कहलाता है? इंटर वार्स पीरियड। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंटर वार्स पीरियड से मुराद है पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे से लेकर दूसरी जंग अज़ीम के आगाज़ तक का जो दौर है उसको इंटर वार्स पीरियड कहते हैं। पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड से मुराद है दूसरी जंग अज़ीम के बाद का दौर, उसको पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड कहते हैं। और एंशियंट ग्रीक इरा यानी कदीम यूनान का दौर, तो दुरुस्त ऑप्शन है पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड। नेक्स्ट है गेस्टापो वाज द सीक्रेट पुलिस ऑफ नाजी जर्मनी, इटली, फ्रांस। तो गेस्टापो जो है वाज द सीक्रेट पुलिस ऑफ नाजी जर्मनी। तो ये हिटलर जो है जब बरसर इक़्तिदार आया था तो उसने गेस्टापो जो है वो कायम की, और उसका मकसद जो था हिटलर के जो सियासी मुखालफिन थे उनके ऊपर नज़र रखना, उनको गिरफ़्तार करना, और उनको हिटलर मुखालफ सरगर्मियों से रोकने के लिए उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करना। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1910, 1914, 1918, 1928। द करेक्ट आंसर इज़ 1914। पहली जंग अज़ीम का जो आगाज़ है 1914 में हुआ, और 1918 में जो है इस जंग अज़ीम का इख्तिताम हुआ था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ ए फेडरेशन ऑफ 5 एमिरेट्स,
7 Emirates, 9 Emirates, none of these. The correct answer is 7 Emirates. तो जो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, जिसको हम आमतौर पे दुबई कहते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात, असल उसका नाम है मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स इज़ ए फेडरेशन ऑफ 7 इमिरेट्स। तो उसकी जो 7 इकाइयाँ हैं जो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है। द हेड ऑफ ऑफिस ऑफ ICJ इज़ लोकेटेड एट जिनेवा, पेरिस, हैग, वाशिंगटन। ICJ क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपने बताना है। द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट हैग। जो इंटरनेशनल जो UNO है उसके जो बाकी इदारे हैं सबके जो हेडक्वार्टर हैं वो अमेरिका न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो UNO का छठा बुनियादी इदारा है उसका जो सदर दफ्तर है उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हॉलैंड के शहर हेग में जो है वो कैंप किए गए हैं। ECOSOC has been established under chapter of UNO, chapter 10, chapter 5, chapter 15. The correct answer is chapter 15. तो ये जो ECOSOC है ये है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। UNO जो है उसके जो 6 बुनियादी इदारे हैं उसमें से एक बुनियादी इदारा जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहलाता है। तो UNO का ये इदारा जो है जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहलाता है, इसका क़याम UNO के मंशूर के किस चैप्टर के ज़रिए अमल में लाया गया था? तो उसका दुरुस्त जवाब है चैप्टर 10। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो का अख्ताम होता है। इसमें कम बेश आपने 30 के लगभग जो है मुख्तलिफ MCQs देखे हैं और यहाँ पे इस बात की जो है इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो। इस वीडियो के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर जाकर जो है उस क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।